नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। वानिकी वृक्षों की नर्सरी तैयारी करने पर तकनीकी सलाह। आम के बागों में गमोसिस रोग की समस्या और रोकथाम। दरअसल बदलते जमाने में खेतीबाड़ी के पुराने तौर तरीकों के सहारे किसानों का गुजारा नहीं होता, लिहाजा आमदनी में इजाफा करने के लिए नई जुगत करना लाजमी है। इसलिए फसलों के साथ साथ क्षेत्रीय पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो इनकी नर्सरी अभी से तैयारी करनी होगी, जिसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS अली। नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहां बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर नर्सरी में फल, फूल, सब्जी, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। सबसे पहले इसमें करना क्या है, सीड को कलेक्शन ही सबसे बड़ी बात है। कलेक्शन के पहले सबसे पहले स्मार्ट पेड़ को चुना जाता है। जैसे कि हम लोग नहीं करते हैं, कोई बच्चा पेड़ नहीं, बूढ़ा पेड़ नहीं, टेढ़ा मेरा पेड़ नहीं, देखने में एकदम स्मार्ट हो, टेढ़ा मेरा नहीं हो, मेन स्टेम ऊपर हो, उससे से उसका कलेक्शन करना चाहिए, जिसको हम लोग प्लस ट्री कहते हैं। तो अभी तक पॉपुलर कटिंग और ETP लगा सकते हैं। इसके अलावे है जो महोगनी है, सागवान है, सहजन है, फूलझारू हुआ, नीम का भी समय आ रहा है, बांस का भी है, डिफरेंट बांस का भी कटिंग को लगा सकते हैं। इसके बाद जामुन है। इस तरह के सीड को कलेक्शन किया सकता है। सब सीड कलेक्शन करके पहले उसको सुखाकर ग्रेडिंग कर लेते हैं। ग्रेडिंग करके छांट के उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में क्लोरोपाइरिस बहुत जरूरी है। क्लोरोपाइरिस 2 मिनट, चाहे 5 मिनट या जीरम या थीरम से उसको ट्रीटेड करके तभी लगाना चाहिए। कटिंग की भी जहाँ तक बात है, चाहे कटिंग पॉपुलर हो या कोई बांस हो या एनी अदर हो, उसमें भी उपचारित किया जाता है। जैसे क्लोरोपाइरिस 2 ml पर लीटर के रेट से उसमें 2-4 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट उसे उपचारित कर ही के लगाना चाहिए, ताकि ये इन्फेक्शन और फंगल और इंसेक्टिसाइडल का जो रहता है उसमें इस तरह से किल होता है, फ्रेश हो जाता है। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। 1:1 रेशियो मिट्टी है, बालू है इसका और खाद FIM, उसको मिक्स करके पॉलीथीन में लगा रेडी रख देना चाहिए और तब सीड डालना चाहिए। ट्रीटेड करके उपचारित कर ही मतलब उसमें डालना चाहिए। जमीन में भी सोइंग किया जा सकता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। उसको प्लांटेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए वो पॉलीथीन में करने पर उसको आसानी से जहां आपको साइड में जहां लगाना है वहां पर आप लगाते हैं। पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। थैली के आधे भाग में 10 से 12 छिद्र हो जाएंगे। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना लें और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें, जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। पॉलीथीन में लगे पौधे थोड़ा सा प्रबंध पर ध्यान रखना चाहिए, खासकर प्रबंध, टिकाऊ प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं। मतलब कि इंसेक्ट बहुत ज्यादा हो या प्रॉब्लम ज्यादा हो तो उस पर
तभी ट्रीटमेंट करना चाहिए, केमिकल अदरवाइज नहीं। समय समय पर जैसे कि हम लोग नेट हाउस, पॉली हाउस में, मिस चेम्बर में हम लोग रखे हुए हैं, नहीं है तो कम से कम छांव में रखना चाहिए, हल्का मॉइस्चर मेंटेन करना चाहिए और उस पर हमेशा निगरानी रखना चाहिए कि इसकी मोर्टेलिटी हो नहीं रही है, सूख रहा है, किस कारण से, इस पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा वीड वगैरह या और भी तरह के जो है वो हमेशा निकालते रहना चाहिए ताकि हमेशा मेंटेन रहे और इसको कोई बढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो। समय समय पर फॉर्मेलिन या और भी क्लोरोपाइरीफॉस थोड़ा सा स्प्रेइंग कर देना चाहिए, हल्का फुल्का। जब इस तरह के कोई इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन अगर होता है तो उपचारित करना चाहिए। इस तरह से करने पर वैज्ञानिक ढंग से या ज़्यादा बेहतर होगा, किसान को बाद में मोर्टेलिटी नहीं होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आम के बाग प्रदेश में खास तौर पर लगभग सभी जगह देखे जा सकते हैं। फिलहाल इन बागों में फलन अवस्था चल रही है, लेकिन कुछ रोग इनके फलन को काफी प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक रोग है गमोसिस। तो इसे आप कैसे पहचानें और इसका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली, जिला मुजफ्फरपुर के पौधे रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फूलचंद्र। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आम जो है फलों को राजा कहा जाता है और आम के बगीचे लगाकर किसान जो है बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आम में ऐसे बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक गमोसिस नामक बीमारी देखने को मिलती है और यह बीमारी जो है मुख्य रूप से जो पुराने पौधे हो जाते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है और जो नए पौधे होते हैं उसमें जो है थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं। यदि नए पौधे में इस तरह की समस्या दिखाई दे किसान भाइयों को तो तुरंत अगर उसका उपचार हम कर लें तो निश्चित रूप से पुराने पौधे में इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और इसके चलते जो क्षति होती है, एक तो पौधे सूखने लगते हैं, टहनियाँ सूखने लगती हैं, जो आक्रांत टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, उससे फलन कम होता है, उसमें फल की साइज छोटी हो जाती है। तो इस तरह से नुकसान देखने को मिलता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसकी बागवानी करने वाले किसानों को इससे काफी लाभ होता है, लेकिन कभी कभी रोगों के कारण इसमें फलों का उत्पादन कम हो जाता है। वैसे तो आम में कई तरह के रोग लगते हैं, जिनकी सही पहचान करके किसान यदि समय रहते नियंत्रण कर लेता है तो अच्छा फल उत्पादन मिलता है। आम में लगने वाला एक मुख्य रोग है गमोसिस, जिसे गोंद निकलना भी कहा जाता है। ये रेतीली मिट्टी में उगाए जाने वाले आम के पौधों में अधिक होता है। वैसे तो ये सभी तरह की मिट्टियों में हो सकता है। ये रोग तने और शाखाओं पर देखा जा सकता है। तो इस रोग की पहचान के लक्षण क्या हैं, जिसे देखकर किसान आसानी से पहचान सके, वह इस प्रकार से है। आप लोगों को पहले बताना चाहते हैं कि गमोसिस जो बीमारी है वह किस तरह की बीमारी है और इसके लक्षण क्या हैं। तो किसान भाइयों, गमोसिस बीमारी जो है एक फफूंद जनित बीमारी है और जो शाखाएं होती हैं आम की, उसमें जो है पहले से हवा के माध्यम से जो फफूंद के जीवाणु होते हैं, बीजाणु होते हैं, वह जो है शाखाओं के छिलके पर आकर करके वह डिपोजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और उसके साथ जो है धीरे धीरे
किसी भी तरह का कोई वहां पर घाव हो गया कीड़े मकोड़े के द्वारा, या आप प्रूनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं बगीचे की, तो फिर वह जो है फफूंद जो है शाखाओं के अंदर घुस जाते हैं। और अंदर घुस जाते हैं जब, तब जो है वहां से धीरे धीरे जो है आप देखने को पाएंगे कि टहनियों पर जो है गम जैसा जो है पदार्थ, गमी पदार्थ, लस्सा टाइप का पदार्थ जो है टहनियों पर निकलना शुरू होती है। पहले बहुत थोड़ी मात्रा में दिखाई देती है, छोटे एक बूंद के रूप में दिखाई देती है, जैसे मधु आप कहीं डाल दीजिए, ठीक उसी कलर का जो है टहनियों पे दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे उसका फैलाव होते जाता है, गम की मात्रा ज्यादा निकलती है और धीरे धीरे टहनियों की लंबाई और उसके चौड़ाई में बढ़ते हो जाती है, और जो छिलका होता है टहनियों का वह फटना शुरू हो जाता है। फटने के बाद जो है फिर टहनियां धीरे धीरे वहां से सूखना शुरू करती हैं, और नतीजा ये होता है कि वो सूखते हुए वह धीरे धीरे क्रम में पूरी की पूरी टहनी सूख जाती है। और अगर समय रहते हम उसका उपचार नहीं कर लेते हैं तो एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, एक पौधे से दूसरे पौधे, इस तरह से उसका प्रसार होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे बहुत सारे हमारे आम के पौधे, उसकी टहनियां जो है आक्रांत हो जाती है, जिसके कारण टहनी में फल कम बनेंगे, फूल कम बनेंगे, फल की साइज छोटी होगी, तो किसान भाइयों को इसके चलते जो है नुकसान उठाना पड़ जाता है। किसान भाइयों, आपके आम के बाग में गमुसिसी रोग का प्रकोप ना हो, और यदि हो गया है तो इस रोग से बचाव और रोकथाम के लिए समय रहते कौन कौन से उपायों को अपनाएं, जिससे आम का बाग रोग मुक्त रहे और अधिक फल उत्पादन से अच्छा मुनाफा मिले। यदि इस तरह के लक्षण आपके आम के बगीचे में दिखाई देता है तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले जो है बगीचे की साफ सफाई जो है हमेशा करते रहें, उसमें किसी भी तरह का कोई घास पात, कोई तीड़ इस तरह का ना हो, तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। और जो आक्रांत पौधे हैं, अगर बहुत ज्यादा आक्रांत टहनियां हो चुकी हैं तो उसको प्रूनिंग कर करके उसको निकाल दें, और निकाल करके कहीं दूर ले जा करके जमीन के अंदर गाड़ दें। जो मोटी टहनियां हैं जिसको हम काट नहीं सकते हैं, उसे निकाल नहीं सकते हैं, उसके रोकथाम के लिए जो आक्रांत भाग है उसको सबसे पहले एक तेज चाकू ले लें, और ऊपर का छिलका, जो आक्रांत भाग का छिलका है, उसे पहले तेज चाकू की मदद से उसे छिल करके हटा दें। इसके रोकथाम के लिए मैंने ब्लाइटास 50 नामक दवा बाजार में मिलती है, जिसे ब्लू कॉपर के नाम से भी देखा जाता है, ब्लू कॉपर के नाम से बाजार में मिलती है, और यह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, और ब्लाइटास या ब्लू कॉपर के नाम से बाजार में मिलती है, जिसका ट्रेड नेम है। इसका एक गाढ़ा घोल बना लें। गाढ़ा घोल बनाने के बाद जो आक्रांत छिलके को आपने हटा दिया और उसे साफ कर दिया, उसके ऊपर लेप लगा दें। लेप लगाने के बाद जो है फिर जो है 15-20 दिनों के बाद जो है पुनः जो लेप लगाए हुए हैं, फिर आप चाकू की मदद से वो दवा जो लगाए हुए हैं उसे फिर हटा दें। हटा कर करके पुनः जो है इसी दवा का इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से आप जो है बीच बीच में जब भी इस तरह की समस्या आती है, आप अगर इस दवा का व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये समस्या जो है आम की खत्म हो जाएगी। इस तरह का आप रोकथाम का उपाय कर करके आप आम के बगीचे से अधिक से अधिक फल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश में इस समय तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में मानव तो जैसे तैसे इस गर्मी से अपने आप को बचा लेता है, लेकिन पशुओं के सामने इससे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है और अधिक गर्मी के कारण पशुओं में लू लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार की समस्या से किसान केवल सही प्रबंधन करके ही अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण कुमार से। जैसे कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि अभी जो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और गर्मी अपने प्रकोप में है और इस समय पशुओं में लू लगने की बहुत बड़ी समस्या होती है। लू मुख्यतः लगता है दो मुख्य कारणों से। एक तो कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो बाहर का वातावरण का, दूसरा है कि जिस बाड़ी या घर में रहना उसमें नमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। तो दोनों ही रूप में पशुओं को लू लगने की समस्या हो सकती है। अधिक गर्म समय में लू लगने के कारण पशु को तेज बुखार आ जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है। पशुओं को आहार लेने में अरुचि, हाफना, मुंह से जीभ बाहर निकलना, मुंह के आसपास झाग आ जाना, आंख व नाक का लाल होना, नाक से खून बहना, पतला दस्त होना, उसकी हृदय की धड़कन तेज होना आदि लू लगने के प्रमुख लक्षण हैं। लू से ग्रस्त पशु सुस्त होकर खाना पीना बंद कर देता है। शुरू में पशु की श्वसन गति एवं नाड़ी गति तेज हो जाती है। पशुपालक के समय पर ध्यान नहीं देने से पशु की श्वसन गति धीरे धीरे कम होने लगती है एवं पशु चक्कर खाकर बेहोशी की दशा में ही मर जाता है। तो इसके उपाय के लिए चाहिए कि हमें तुरंत उसे खुले हवादार बने। उसके लिए जो पशु का जो घर है उसके अंदर उसके लिए कि ठंडी हवा आनी चाहिए, हवा का सही प्रभाव होना चाहिए। दूसरा कि उसको पानी की प्रचुर मात्रा मिलनी चाहिए, ठंडे पानी का और नियमित ठंडा पानी मिलना चाहिए। उसके अलावा चाहिए कि उसे बर्फ चटवाया जाए अपने अनुसार, फार्म के अनुसार। पंखे, कूलर या फॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं पशुपालक भाई, जिससे कि बाड़े के अंदर का तापमान को कम किया जा सके। उसके अलावा है कि घरेलू उपचार में, प्राथमिक उपचार में वो क्या कर सकते हैं कि आम के पन्ने का रस पिला सकते हैं और कच्चे आम को पका के उसके शरीर पर लेप लगा के उससे नहलाने पर लू में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ऐसे भी आमतौर पर गर्मियों में पशुओं को कम से कम 1 से 2 बार नहलाना ही चाहिए। उसमें मेल हमको ध्यान रखना है कि पशु का तापमान कम होना है कि लू लगने पर शरीर का तापमान 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाती है। तापमान अधिक होने पर पशुओं में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। बचाव के लिए पशु आवास को इस प्रकार बनाएं कि सभी जानवरों के लिए उचित स्थान हो ताकि हवा को आने जाने के लिए जगह मिले। ध्यान रहे कि शेड खुला हवादार हो। लू लगने पर पशु को ठंडे स्थान पर बांधें तथा माथे पर बर्फ या ठंडे पानी की पट्टियां बांधें, जिससे पशुओं को तुरंत आराम मिले। जो हमारे दुधारू पशु है उनको लू से बचाने के लिए 9-10 बजे के बाद जानवर को हमेशा ठंडी हवा, ठंडी जो कहता छायादार है जगह उस जगह पर रखा जाए, या तो बाड़े के अंदर रखा जाए या फिर जो घने वृक्ष है उसके नीचे रखे जाए। अब बाड़े में अगर बाड़े में रह रही है तो हम बाड़े के अंदर जो सीधी तरह से धूप आ रही है उसको रोकने का व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए है कि हम जो बाड़े के दरवाजे और खिड़कियां हैं टाट की या जूट की बोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट धूप ना आए और उस बोरी को गीला रखना चाहिए ताकि जो हवा जब अंदर आए तो ठंडी हवा बाड़ी के अंदर आए, जिससे कि बाड़े के अंदर का तापमान कम हो जाए। हाँ, अब पशुपालक भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी जब धूप के मौसम में, गर्मी के मौसम में धूप में जानवर को रख के ना नहलाएं। लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को धूप में ना नहलाएं। मवेशियों को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालक उनके आवास में पंखे, कूलर और फव्वारा सिस्टम लगा सकते हैं। दिन के समय में पशुओं को अंदर बांधकर रखें। लू की लपेट में आने और ठीक नहीं होने पर पशु को तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं। पशुओं को इलेक्ट्रॉल पाउडर पानी में घोल कर दें।
कि अगर चलता अगर हम अपने पशुओं को देख रहे हैं कि उसमें लू लग गई है, तो उस स्थिति में चाहिए कि प्राथमिक उपचार के बाद हमें नजदीक जो भी पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करके प्रॉपर क्या इलाज करवाना, जो जो सही इलाज है वो करवाना चाहिए। क्योंकि उस कंडीशन में शरीर का तापमान, शरीर में पानी की नमी बहुत ज़्यादा घट जाती है, तो उस कंडीशन में उसे ग्लूकोज IV चढ़ाना पड़ता है। तो और भी बाकी जो भी और भी दूसरे लक्षण जो उभरते हैं पशुओं में, उसका भी सही इलाज करवाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों के लिए जरूरी है कि लू लगने की स्थिति में वो अपने नजदीक के पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। और आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सराला, जिला बांका के कृषक तेजराम प्रजापति ने। ये बकरियों में होने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो तेजराम प्रजापति जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। PPR बकरियों में होने वाली एक वायरस जनित बीमारी है। ये बहुत ही अधिक जानलेवा और संक्रामक बीमारी है। ये बहुत तीव्र गति से एक बीमार पशुओं से दूसरे स्वस्थ पशुओं तक पहुंचता है और इससे प्रति वर्ष हजारों ने लाखों की संख्या में बकरियां मरते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है PPR। ये विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए PPR रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राण घातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। चूँकि ये आप सभी जान रहे हैं कि वायरस जनित होता है, इसी कारण इसके फैलने के माध्यम भी और बहुत सारे होते हैं। जैसे ये हवा के माध्यम से फैल सकता है, डायरेक्ट जानवरों के कांटेक्ट से फैल सकता है, पीने के पानी से फैल सकता है, या खाने पीने में प्रयोग होने वाले बर्तनों के द्वारा फैल सकता है, या फिर कहें तो उस बकरियों की सेवा शुश्रूषा कर रहे जो किसान हैं या जो फार्म के लोग हैं उनके द्वारा भी एक फार्म से दूसरे फार्म तक फैल सकता है। इसमें जो बकरियों के जो संक्रमित बकरियां हैं, इनमें जो मुख्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे शुरुआती समय में बकरियों को काफ़ी तेज़ बुखार रहता है। तेज़ बुखार कहने का मतलब 105 से 6 डिग्री तक भी फ़ारेनहाइट तक भी बुखार जाता है। बकरियां काफ़ी सुस्त रहती हैं, चरने फिरने में अपनी रुचि कम दिखाने लगते हैं। झुंड में चलते समय ये काफ़ी पीछे चलती हैं और खाने पीने की कमी होने के कारण ये सुस्त तो रहते ही हैं, साथ साथ धीरे धीरे 1-2 दिनों में कमजोरी आने लगती है और कमजोरी के साथ साथ 1-2 दिन जैसे ही जाता है इसमें सर्दी खांसी के लक्षण आने लगते हैं। जैसे सांस में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। अगर मुंह का भीतरी भाग को आप खोलेंगे तो देखेंगे मुंह के चारों तरफ थोड़े लाल छाले टाइप का दिखाई पड़ते हैं और हल्का पतला एक वाइटिश लेयर जमा हुआ चारों तरफ रहता है। इनके पेशाब से काफ़ी बदबू आती है और 3-4 दिन जाने के बाद में कभी कभी देखा जाता है कि काफ़ी बदबूदार पतला पैखाना आने लगता है। ये बदबूदार पतला पैखाना आने की स्थिति में जब तक बकरियां पहुंचती हैं उस स्थिति में बकरियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। चलते समय धीरे धीरे लड़खड़ाने लगती हैं, कुछ दूर चलने के बाद गिर जाएंगी, फिर उठती हैं। इस तरह से लक्षण दिखाई पड़ता है और अंततः बकरियां कमज़ोर होकर मर जाती हैं। बकरी पालक अपने पशुओं को PPR जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। यदि आपकी बकरी PPR रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। PPR रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं।
जैसा कि ये वायरस जनित बीमारी होने के कारण इसकी इलाज भी बहुत प्रभावित ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल इसमें हम जब करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव इसका नहीं दिखाता है। तो इससे रोग से बचने का सबसे बढ़िया उपाय और सबसे अच्छा उपाय है टीकाकरण। किसान भाई, हम इस रोग से बचाव के लिए जितना सतर्कता बरतें उतना ही अच्छा है। इसके टीकाकरण हम 3-4 महीने के बकरियों के से शुरुआत कर सकते हैं। पहला टीका हम 3-4 महीने की उम्र में दें। उसके बाद में इसे 40 से 45 दिन में हम बूस्टर डोज दे भी सकते हैं। अगर नहीं भी दे पाते हैं तो इसको आप सालाना अगर आप रिपीट करते जाते हैं कुछ दिनों तक, 2-3 साल तक अगर आप इसको सालाना रिपीट करें, फिर उसके बाद आपको ये वैक्सीन को 3 साल में भी एक बार दें तो इस रोग से आने की क्षमता नहीं के बराबर रह जाती है। तो इसमें अगर आप रेगुलर वैक्सीनेशन करते हैं तो ये काफ़ी बच्चे इस रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और इसको वैक्सीनेशन करने का जो अच्छे ऐसे तो पूरे सालों भर कभी भी आप अपने बकरियों को इस बीमारी से वैक्सीन कर सकते हैं, पर अच्छा समय होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास में अगर आप इस वैक्सीन को करते हैं तो अधिक सुरक्षा मिलने की संभावना रहती है। साथ साथ एक सावधानी और बरतनी है, जब आपको वैक्सीनेशन करना हो तो उसके करीब 10 से 15 दिन पहले अगर अपने बकरियों को कृमिनाशक दवा पिला दें तो ये टीका की जो प्रभाव क्षमता है, रोग रोधी क्षमता है, ये हम अधिक हासिल कर सकते हैं और आपकी बकरियों को सुरक्षा अधिक से अधिक मिल सकती है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।